आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनता की आवाज़। मैं हूं मायरा और आज हमारे साथ जो हस्तियां हैं संजय चौहान जी और शालू चौहान जी हमारे साथ मौजूद है और हम उनसे जानेंगे जिस तरह से क्षेत्र में विकास के कार्य हो रहे हैं और अब वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और खड़े हुए हैं, तो हम उनसे जानेंगे मुद्दे क्या रहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं उत्तराखंड जनता की आवाज़ को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप मेरे समक्ष आए हैं और हमारा ये चीज़ रुझान जानने की आपने कोशिश की। थैंक यू सर। तो मैं तो आपको सबसे पहली बात यही बताऊंगा जनता को, मैं एक ग्रामीण एरिया में रह रहा हूं और हिंदू मुस्लिम भाई वगैरह हम जो हैं साथ में रह रहे हैं। और मैं सबसे बड़ी बात ये कि मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ और मैंने जो ये चुनाव की तैयारी की है जनता के कहने पे की है। जनता ने मुझे कहा है, मैं 15 साल अपनी नौकरी फौज में देने के बाद मैं इसी महीने 6 तारीख को मैं रिटायरमेंट भी आया हूँ। अब मुझे कुछ गांव वालों ने एक मीटिंग करने के बाद गांव वालों ने बोला कि भैया एक बार आप इस योग्य लग रहे हैं कि आप एक बार चुनाव में उतरने की कोशिश करें। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आप चुनाव में आगे आ गए और सारी जनता ने आपका साथ दिया है और आपको आगे लाने की कोशिश की है, तो क्या लगता है जिस तरह से क्षेत्र में देखा जा रहा है क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं? समस्याएं तो देखो, हर 5 साल में एक क्षेत्र पंचायत सदस्य या प्रधान यहाँ से ग्रामीणों से चुना जाता है, जिनका फर्ज बनता है कि गांव की समस्याओं को अपने ध्यान में रखते हुए समस्याओं का निदान किया जाए। पर हर आदमी क्या है, ये है कि देखो आज की डेट में सब लोग अपने अपने चीज़ों में लगे हुए हैं। विकास कार्य जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से हो नहीं पा रहा है। जिस पद पर मैं लड़ रहा हूँ, हालांकि मुझे इतना पता है कि क्षेत्र पंचायत सदस्य के बाद इतना कोई ज़्यादा बड़ा बजट नहीं होता है, पर यह है कि मेरी कोशिश यही है कि मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मेरे जो पद में जो भी काम आता है, जो लगता है मैं यहाँ से हूँ, ब्लॉक से हैं, ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं उनको हम कोशिश ये करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पूरी हों। पहली बात तो ये है कि अभी कोर्ट का आदेश हमें नहीं हुआ है कि चुनाव कब होना है क्या है, पर हम फिर भी तैयारी कर रहे हैं। बाकी आने वाला समय बताएगा जी क्या हो सकता है क्या नहीं। फिलहाल तो हम अभी संघर्ष ही करेंगे। तो सर जिस तरह से देखा जा रहा है, आपने बताया क्षेत्र की समस्या है बहुत सारी, तो क्या मुद्दे रहेंगे जिस तरह से देखा जा रहा है, आप किन में मुद्दों को लेकर चुनाव में? सबसे पहले तो हमारा मुद्दा ये रहेगा कि जैसे हमारे गांव में सड़कें बन रही हैं, सड़कें तो बन जा रही हैं, कोई भी बना के चले जा रहा है, नाली नहीं बन रही। क्योंकि जब सड़कें बनती हैं, सड़कों में क्या होता है पानी का, और जब बरसात में जब पानी आता है तो पानी भर जाता है रोडों में, किसी के घर में जा रहा है। हमारा तो कहना ये है कि अगर कोई कार्य हो रहा है उसको तसल्ली से करो। अगर आपको 300 मीटर रोड बनानी है उसको 150 मीटर बनाओ और उसको चौड़े भाग में बनाओ, जितनी मतलब कि ग्राम पंचायत की जगह है उस जगह में बनाओ। दोनों साइड नाली काट के बनाओ। कुछ ग्रामीणों का क्या है, कईयों के जैसे कि मैं गरीब आदमी हूँ, गरीब आदमी को क्या हो रहा है, जिसको मकान मिलने की आवश्यकता है उसको तो बेचारे को मकान मिल नहीं रहा है, जिसको आवश्यकता नहीं है उसका पेट भरा जा रहा है। क्योंकि आज की डेट में देखो जनता की समस्याएं बहुत हैं। हमारा एक ये जहाँ जिस गांव में मैं रह रहा हूँ, बुलाकी वाला गांव है मेरा, यहाँ पे हमारे यहाँ मोमडन आबादी ज़्यादा है, हिंदू आबादी कम। और हमारे जो मोमडन भाई हैं उनसे हमारा बहुत अच्छा संबंध है। 1955 से करीबन यहाँ पे सेटल हैं। मैं वैसे जौनसार से बिलोंग करता हूँ, पर हम यहाँ सेटल हैं। हमारा इनके साथ मतलब भाईचारा बहुत अच्छा रहा है। अब मैं राजनीति भी एक ऐसी करना चाहता हूँ कि मैं जाति भेदभाव में नहीं करना चाहता हूँ। तो सर हम आपकी बात के रोककर कहेंगे, जिस तरह से आपने बताया जाति भेदभाव का आपको नहीं करते, तो क्या लगता है आपको जिस तरह से यहाँ पर क्षेत्र में देखा जा रहा है, क्या आप यहाँ पर आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, पेंशन वगैरह का भी आयोजन? ये तो मैंने कराना ही है। देखो ये पहले से चलता भी आ रहा है। वैसे क्या है कि बहुत लोगों की लगी हुई है, कुछ लोग क्या हैं कि जिनको लगवाना है कि अब क्या होता है कि हमारा नया एक वो है, आदमी अपनी पेंशन के कागज लेके खुद भागता है ब्लॉक में। हम तो ये चाहते हैं कि अगर हमारे पास कोई पद आता है भविष्य में, वैसे तो हम संघर्ष कर ही रहे हैं, तो हम ये कैंप हम अपने घर के पास ही लगाएंगे। हम परमानेंट कोई लड़का बिठाएंगे भाई पेंशन के कागज, ताकि जनता को आगे भागना ना पड़े, ब्लॉक ना जाना पड़े कहीं ना, तो इसकी समस्या का निदान नहीं करेंगे। भाई आप अपने डॉक्यूमेंट लेके आओ, यहीं तो अपना फॉर्म भरो, हमें दो, हम आगे खुद जाके इस काम को कराएंगे, हम जनता को जाने नहीं देंगे आगे। जनता को जाने देंगे। दोस्तों जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारे साथ शालू मैडम मौजूद हैं, तो शालू जी आप हमें बताइएगा, जिस तरह से अगर आप चुन के आती है, जनता आपको आगे लाने की कोशिश कर रही है, तो पहले आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? गाँव का विकास करना, गाँव में जो सड़कें टूटी हैं जी उसको रिपेयर कराना, और जो गाँव की समस्याएं उनको देखना। वेरी गुड। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आजकल जो चल रहा है
बीमारियाँ, जैसे अब बरसात है, बरसात में पानी ज़्यादा सड़कों पे भर जाता है, तो क्या लगता है आपको इन अगर ज़्यादा सड़कों पे पानी आ जाए तो किस तरह से होगा? नाली बनवाना, नाली बना सकते हैं। नाली हाँ जी। तो ये मैं सर से सवाल पूछूंगी, मैडम हमारे साथ मौजूद हैं, तो सर हम आपसे यही बात फिर से एक बार रिपीट करेंगे। जिस तरह से बरसात का मौसम है, आपने देखा होगा जगह जगह गड्ढे भरे जाते हैं, और गड्ढे भरने से डेंगू फैलने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। तो क्या लगता है आपका, आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखो मैं ये बताऊंगा, ये चीज़ें बरसात पे आने पे ही एक आदमी हमेशा, कोई भी मैं राजनीतिक आदमी नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया, आपको कोई भी कैंडिडेट चुना जाता है ना, जब तक मुझे देखो मैं एक काम जनता हूँ, अब मैं प्रतिनिधि अगर चुना हूँ, मतलब मैं चुन लिया, मुझे प्रतिनिधि मैं हूँ, मेरे पास मुझे जनता मेरे पास आएगी कि मेरे घर में भी पानी घुस गया या मेरे घर के पास पानी इकट्ठा हो रहा है। प्रतिनिधि का काम बनता है कि जिस क्षेत्र में मैं प्रतिनिधि चुना गया हूँ उस जगह का एक बार भ्रमण करें, वो देखे कि भाई कहाँ पे मुझे पानी की निकासी करवानी है, एडवांस तैयारी कर दो। आपको लगता है कि बरसात हमारे अगस्त में या जून में, जुलाई अगस्त में हमारी शुरू होने वाली है, आप पहले उस कार्य करवा दो ताकि जनता को ये चीज़ें महसूस ही ना हो। आप निकासी का पहले भी, अगर हमारी नहरों में पानी की कनेक्शन कहीं कटिंग हो रही है, कहीं दिक्कत आ रही है, आप नाली खुदवा दो, नाली बनवा दो। बाकी इसमें क्या होता है कि मच्छर ज़्यादा होते हैं, डेंगू का रहता है, आप स्प्रे करवा दो। आजकल तो देखो ये मॉडल ज़माना चल पड़ा है, आज की डेट में फैसिलिटी की कोई कमी नहीं है। कुछ आदमी को ये, मेरा तो देखो, मैं तो जो प्रतिनिधि मैं आज बनूं या ना बनूं, मेरी सोच तो ये है, मैं सरकार के पैसे का इंतजार नहीं करूंगा, जो चीज़ें मुझे करानी होगी मैं जेब से कराऊंगा। वेरी गुड, बहुत बड़ी बात। हाँ, हमारी तो ये है कि जो चीज़ें हमें उचित लगती हैं। अभी मैंने कुछ चीज़ें, जब मैंने चुनाव की तैयारी की, मैंने गाँव में भ्रमण किया। हमारे गांव में 2-3 लोग कुछ ऐसे हैं जो मामूली परिवार हैं, उनका मकान की जब हाइट 11 फीट थी, और टूटते टूटते उनकी 6 फीट की हाइट रहेगी, क्योंकि उसके मकान पे टीन भी नहीं, तरपाल नहीं। आज की डेट में हर आदमी जा रहा है वोट मांगने के लिए, ठीक है, तो उसका घर नहीं देख रहा है। अगर मैं ये कहता हूँ कि मिलजुल के देखो, मेरा मानना तो ये, चुनाव हो या ना हो, मैं चुनाव से मैं आपको बताऊँ, मुझे जो जनता का समर्थन मिला है, तो मैं चुनाव ऑलरेडी जीत चुका हूँ। मुझे चुनाव लड़ने का कोई शौक नहीं है, और ना मैं लड़ने का इच्छुक भी नहीं था, मुझे जनता ने खड़ा किया। और मेरी सबसे बड़ी ये है कि जो मुझे समर्थन मिला है ना, इस गांव से, बुलाकी वाला गांव से, जो मतलब मैं भोजा वाला तेलपुर, जो भी हमारे ये है बदामाला प्रथम से, जो मुझे समर्थन मिला है, मेरा दिल इतना खुश हुआ। मैं 15 साल के बाद गाँव में नौकरी करने का, 15 साल के बाद मैं एक फ्री माइंड होकर मैं घर पर आया, जब मैं जनता के बीच में गया, जो समर्थन मुझे मिला, मेरा दिल इतना खुश है आज की डेट में। देखो, चुनाव जीतना हारना तो बात की बात है, मैं आज की डेट में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह अगर आप चुन के आते हैं तो अपने क्षेत्र के अंदर क्या आप CCTV कैमरे वगैरह की, ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है। देखें, हम पहले का क्या था कि पहले का जो ज़माना था, उस टाइम एक ईमानदारी बहुत ज़्यादा थी। आज की डेट में नशा ज़्यादा फैल चुका है। आज चोरी पहले ऐसे नहीं होती थी, अब नशे वाले चोरी कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ, तो जिस तरह से हम आपकी बात रोक के कहेंगे, नशे के लिए हम आपसे पूछेंगे, नशा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और कोई ना कोई परिवार इसमें ग्रस्त में, छोटे बच्चे बहुत आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें को लेकर, किसी ना किसी चीज़ को लेकर इसमें आगे आ रहा है, और नशा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन से, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे कि नशे को रोका जाए, क्षेत्र के अंदर किस तरह से इसकी रोकथाम हो? मैं तो एक चीज़ बताऊंगा मैम, सबसे पहली बात तो है कि हमारा जैसे गांव है, एक गांव में कमेटी बनाओ। मेरा जो सोचना है, आप 20 आदमी एक कमेटी बनाओ, नशे के खिलाफ एक कमेटी बनाओ। उस कमेटी में एक प्रस्ताव रखो, शासन प्रशासन को हम एक लेटर बना के दें, भाई हमारे यहाँ पे ये आदमी, ये लोग बेच रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं लड़के, उनको भी समझाया जाए, उनके फादर लोगों के, उनके मदर लोगों के साथ, भाई देखो नहीं है, जब तक आप बोलोगे नहीं किसी को तो कुछ। देखो, नशा तो एक ऐसी लत है कि आदमी को जिसको लगी है, ये सबसे खतरनाक तो बोलते हैं कि स्मैक का नशा है जी। हमने तो कभी की नहीं है, पर जो हमने देखते हैं अड़ोस पड़ोस के कुछ लड़के बेचारे बर्बाद हो चुके हैं, माँ बाप बेचारे बहुत ज़्यादा तरस रहे हैं। जब एक सबसे बड़ी बात तो है कि माँ बाप अपनी औलाद के लिए करता है, जब औलाद ही निकम्मी निकल जाए तो क्या करेगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि नशे के खिलाफ भी एक गाँव में कमेटी बना के आवाज़ उठानी चाहिए कि शासन प्रशासन को आप जब तक नहीं दोगे तो शासन प्रशासन भी कुछ नहीं करेगा, आपको एक्टिव होना पड़ेगा। आप लोग खड़े होंगे तो आपके साथ शासन प्रशासन भी खड़ा होगा। तो ये
तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप एक युवा हैं और युवाओं को देखा जाए तो आज बेरोजगारी की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, नौकरियों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप ऐसे युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं अपने बारे में बताता हूँ आपको। हम भी एक गरीब परिवार से थे। मेरे फादर साहब भी फौज में रहे हैं। फादर साहब हमारे बहुत पहले गुजर चुके थे, पर 92 में तब मैं 2 साल का था। हमने मेहनत करी, मेहनत करके नौकरी लगी। मैं 18 साल में नौकरी लग चुका था। आज मैंने 15 साल भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में सेवा देने के दौरान मैं इसे अपना माह जून में 6 तारीख को मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया। और मैंने इसलिए लिया कि मैंने नौकरी के दौरान भी मैंने एक बिजनेस शुरू किया था, और उस बिजनेस शुरू करने में मैंने अपनी बहुत दिन रात लगन से मेहनत से बिजनेस को खड़ा किया। तो मुझे आज ऐसा स्टैंड लगा कि यार मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं नौकरी से ज़्यादा बाहर कर सकता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब युवाओं के लिए भी यही है कि देखो, हिम्मत तो देखो, एजुकेशन करनी पड़े। जैसे कि जो एजुकेशन है उसे एजुकेशन पे ध्यान दें। नौकरी की देखो, और मेहनत, नौकरी की कमी नहीं है। सबसे बड़ी देखो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि पैसा कमाना कोई इतना बड़ा वो नहीं है। अगर आप लोगों में अच्छा दिमाग है, अच्छा वो चीज़ें हैं, अच्छी सोसाइटी पकड़ो, बहुत चीज़ें हैं। हम भी कई, मैं एक सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ आके। तो मैं खुद भी ये बोलता हूँ कि आप लोग, सभी लोग, जितने भी युवा हैं, मेरे साथ के लड़के हैं, हमारे एज के हैं या हमारे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, हम तो ये कहते हैं कि मेहनत करो, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे एक लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से मोदी जी ने 33 आरक्षण दिया है महिलाओं को और महिलाएं आगे बढ़ी हैं, शालू मैम आगे बढ़ रही हैं, एक्टिव भी हैं, तो क्या ऐसी महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, महिलाओं के लिए इतने आज की डेट में जितनी प्राथमिकताएँ महिलाओं को दी गई है, हमने नरेंद्र मोदी जो सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए हैं। सब चीज़ की देखो सुविधा हो गई है, हमारे पास आयुष्मान की सुविधा है, और ब्लॉक से इतनी ज़्यादा सुविधाएं हैं। अब क्या है, हम तो घर में बैठे हैं ना, हमें पता नहीं है। अगर देखो, हम महिलाएं देखो बहुत एक्टिव हो चुकी हैं। अगर आप ब्लॉक में जाके कुछ चीज़ें पता करें तो देखो, आज की डेट में सिलाई है, सिलाई के कोर्स चल रहे हैं, बहुत चीज़ें हैं, आंगनवाड़ी है, बहुत वो हैं। आप कुछ भी एक घर पे कोई भी अपना काम खोल लो, समूह चला लो, कोई भी घर पे कहीं दोना बनाओ, पत्तल बनाओ, देखो काम तो करने से होगा। और आज की डेट में देखो, महिलाएं तो देखो, सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं तो घर चला रही हैं, सबसे बड़ी बात है। माताएं बहनें जो भी हैं वो तो घर चला रही हैं, घर के बाद ही बाहर बहुत जो लेडीज़ें एक्टिव हैं और वो जा रही हैं, काम धंधे में भी कर रहे हैं, सब कोई कंपनी में काम कर रहा है, कोई कर रहा है। तो मैं तो सभी महिलाओं को, बहनों को यही कहूँगा कि थोड़ा सा एक्टिव हों, बाहर निकलो, पता करो भाई क्या है क्या नहीं है। आप लोग जब तक पता नहीं करेंगे घर में बैठे बैठे तो किसी को कुछ नहीं मिलता, आपको पता ही है। तो सर, जिस तरह से अगर आपकी कोई अपील है सरकार से या शासन प्रशासन से या किसी डिपार्टमेंट से, तो आप कह सकते हैं, बता सकते हैं कुछ अगर आप? देखो, ये तो मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा इस बारे में, क्योंकि मैं फ़िलहाल अभी न्यायालय की मैं बात करूँगा, तो अभी मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ कि इस पर निर्णय आ जाए। एक बार निर्णय आ जाए और एक बार हम चुनाव लड़ें। अगर हम प्रतिनिधि के रूप में चुने जाते हैं तो मैं आपके चैनल द्वारा एक बार फिर इंटरव्यू दूंगा, और मैं उसमें अपनी जो समस्याएं हैं मैं जरूर बताऊंगा कि मैं क्या चाहता हूँ। तो हमारे चैनल के माध्यम से सारी जनता को आखिर में क्या संदेश देंगे, क्या? मैं तो ये कहता हूँ, उत्तराखंड जनता की आवाज़ आज हमारे समझ पहुँची है, इतनी दूर से, देहरादून से आप लोग हमारे नज़दीक में आए हो। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि आप जनता की आवाज़ को आगे पहुँचा रहे हो। आप इतना बढ़िया काम कर रहे हो कि जनता की आवाज़ को आप सभी लोगों को पहुँचा रहे हो, दिखा रहे हैं भाई कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो मैं इसी में इतना ही कहते हुए आपका धन्यवाद ही करता हूँ। थैंक यू सर। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा, हमारे साथ थे संजय चौहान सर और शालू मैम। आज जो उन्होंने बताया है, प्रतिनिधि के रूप में अगर वो चुन के आते हैं तो वो बहुत अच्छे विकास के कार्य करेंगे, सीसीटीवी कैमरे का निर्माण करेंगे, नालियों का निर्माण कराएंगे, और भी बहुत सारे जो काम हैं, जैसे बरसात में गड्ढे कहीं कहीं बड़े होते हैं तो वो अपने पैसों से ही, अपने बजट से ही इनका भी कार्य कराएंगे। और वो कह चुके हैं कि जिस तरह से जनता का प्यार उन्हें मिला है और मिल रहा है, तो वो खुश हैं इस चीज़ को लेकर के, वो आगे आएँ। और मैं भी सारी जनता से, सारे क्षेत्रवासियों से अपील करूँगी कि संजय चौहान जी को जिताएं और वोट दें और उन्हें आगे लाएं, कंधे से कंधा मिला के उनके साथ चले। तो मैं सर का धन्यवाद करूँगी, उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अगली न्यूज़ में कहीं ना कहीं नई शख्सियत के साथ कहीं नई न्यूज़ में मिलेंगे। देखते रहिए उत्तराखंड जनता की आवाज़, माहिरा और उसकी टीम के साथ। धन्यवाद।